जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। सभी को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ नागपुर से जानी मानी साधिका सोनल जी जैन जायसवाल हमारे साथ जुड़ी है और आज का जो विषय है बहुत ही शानदार विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। एक दिव्य शिशु हमारे घर में आए, हम सब चाहते हैं एक संस्कारी बच्चा हमारे घर में आए। इसके लिए गर्भ संस्कार का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए आज जुड़े हैं। तो आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सोनल जी से पहले भी हम मिले हुए हैं। हमारे यहाँ एमपी के में उन्होंने कई बहुत शानदार सेशन लिए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छी साधिका है और आपने अभी गर्भ संस्कार पे पीएचडी भी की है, तो बहुत ही अच्छा विषय। और इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ी है। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप आज का सेशन शुरू करें। धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना। यस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गर्भ संस्कार। क्रिएट द डिवाइन चाइल्ड ऑफ योर ड्रीम्स इन द वूम। सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु की हम गर्भ में प्राप्ति कैसे करें, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसा शिशु चाहते हो। हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम चाहे कुछ एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, यहाँ तक कि कपड़े भी खरीदना चाहते हैं। हम कुछ भी खरीदना चाहते हैं, उसके पहले हम उसका कितना विश्लेषण करते हैं, सोच विचार करते हैं, पता करते हैं कहाँ पे ये चीजें बेस्ट मिलती है, वैल्यू फॉर मनी है, कहाँ पे क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है, ऑफर्स कहाँ अच्छे चल रहे हैं, भाई कहीं सेल चल रहा है, कहीं कुछ ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है। हम इतनी कैलकुलेशंस करते हैं, हम इतनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, हम इतना चिंतन मनन करते हैं और फिर जाते हैं वो वस्तु को खरीदने के लिए। राइट? करते हैं कि नहीं करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ अस फॉर मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स रियली डू दिस। हम अधिकांश लोग अधिकांश वस्तुओं के लिए इतनी तो चिंता जरूर करते हैं और इतनी मेहनत जरूर लगाते हैं। और जो चीज जितनी महंगी हो, हमारे लिए जितनी उपयोगी हो, उसकी मेहनत उतनी ज्यादा और बढ़ जाती है। भाई अगर हमें रेगुलर कुछ खरीदना है तो हम बस ऐसे ही जाके खरीद लेते हैं। कुछ महंगी चीज खरीदनी है, कुछ बहुत उपयोगी खरीदनी है, तो हम 10 लोगों से चर्चा करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं और फिर जाते हैं हम उसे खरीदने के लिए। लेकिन जब हम एक संतान को अपने गर्भ में ला रहे हैं, अपने परिवार में ला रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं, तो हम कैसी चिंता कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि बच्चे तो बाई चांस हो जाते हैं, लेकिन सामान खरीदने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो बच्चे क्या बाई चांस होने चाहिए?
कि बस ऐसे एक्सीडेंटल, भाई कैसे प्रेगनेंसी हो गई, कैसे कंसेप्शन हो गया, एक्सीडेंटल हो गया, बाई चांस हो गया, ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला कब हुआ। तो एक जीव को हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, एक आत्मा को हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, और हम इतने केयरलेस हैं कि बस एक्सीडेंटल, बाई चांस, अकस्मात, पता नहीं कैसे हो गया, चेक कराया तो पता चला भाई हम प्रेग्नेंट हो गए, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमने तो प्लानिंग भी नहीं की थी, अचानक से हो गया। तो क्या ये हमारा हक नहीं है कि जैसे हम अपने जीवन की और सब चीजों का चयन करते हैं, यहां तक कि हमें जो कपड़े पहनने हैं उसके लिए भी अपने कबर्ड के सामने 2-4 मिनट खड़े होते हैं चूज करने के लिए कि भाई आज मेरे पास ये काम है, ये जगह जाना है, ये ओकेजन है, तो ये कपड़ा सूट करेगा, यस और नो, करते हैं कि नहीं करते हैं? जूते पहनने के लिए हम उतना चयन करते हैं, पर्स लेने के लिए उतना चयन करते हैं। तो क्या हम अपने बच्चे को, एक शिशु को, एक आत्मा को जिसको हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, उसके चयन करने का हमें हक नहीं है क्या? या हमें नहीं करना चाहिए? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी ये पीढ़ी नहीं, हमारी आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ी, और सिर्फ हमारी ही पीढ़ी नहीं, एक अगर दिव्य शिशु आता है तो सिर्फ वो माँ का नहीं, वो पेरेंट्स का नहीं, वो परिवार का नहीं, वो समाज का नहीं, वो उस देश का नहीं, वो पूरे विश्व का नाम रोशन करता है, वो इस विश्व के लिए एक धरोहर होता है। तो क्या आप वैसी माँ नहीं बनना चाहती हैं कि आप जब माँ बने, जिस बच्चे को आप जन्म दें, उस बच्चे के नाम से आप जानी जाए, वो बच्चा ऐसा कुछ करे कि आपको गर्व हो कि यस, इसको मैंने अपने गर्भ से पैदा किया था। तो गर्भ संस्कार का जो सबसे पहला नियम है वह यह है कि हम पहले समझे तो, जाने तो, ये चिंता तो करें कि कैसा शिशु हमको चाहिए, किस तरह का बच्चा हम चाहते हैं, और उसको चाहने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम किस तरह की मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा विषय हो गया है, मैं बहुत सारी बातें करती हूँ अपने गर्भ संस्कार के सेशन में, लेकिन सब लोगों का होता है कि भाई बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आप बताइए हेल्दी बच्चा कैसा हो, क्योंकि आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में, सब माँ यही कहती है बाकी सब हो जाएगा, बस मेरा बच्चा स्वस्थ हो, जैसा भी हो स्वस्थ हो। तो हाउ टू गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड, हाउ टू बीट द कंपटीशन। आजकल इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है कि लोग प्रेगनेंसी भी स्कूल के डेट से प्लानिंग करने लगे हैं कि भैया सितंबर का कट ऑफ है, जून का कट ऑफ है, तो मेरा बच्चा इस तरह से होना चाहिए कि उसका टाइम पे एडमिशन हो जाए, नहीं तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा, या वो सबसे छोटा हो जाएगा क्लास में, ब्ला 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 ब्ला। इतनी सारी प्लानिंग हम करते हैं कि भाई किस तरह से मेरा बच्चा जो है वो कंपटीशन में सबसे आगे हो, खरा उतरे, एकदम हर जगह फर्स्ट हो, बेस्ट हो। हाउ टू मेक आवर चाइल्ड फ्यूचर रेडी। आजकल हर चीज हम मनुष्य को पछाड़ने लगी है। अभी जो लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक माहौल आया है, उसमें तो एक्चुअल में डर लगने लगा है कि हम मनुष्य करेंगे क्या। हमने ही बनाया ये मशीन को, लेकिन थोड़े दिन में ये मशीन ही हमको ओवर पार करने लगी है। तो हमारा जो बच्चा है वो किस तरह से फ्यूचर रेडी हो कि इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, चीजें बदल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, उसमें उसके पास में वो ताकत हो, उसमें उसके पास में वो क्वालिटीज हो कि वो सब चीज को वो अपने कंट्रोल में ले सके, वो ये सब मशीनों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो स्लेव ना बनकर वो मास्टर बने। हम सब माँ ये चाहती हैं। हाउ टू इंश्योर अ डिवाइन एंड होलिस्टिक चाइल्ड, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु की प्राप्ति कैसे करें, ये हर माँ चाहती है। मैं जब भी क्लासेस लेती हूँ, सेशंस लेती हूँ, तो मैं पूछती हूँ कैसा बच्चा चाहिए, तो एक ही शब्द आता है हर कोने से, बेस्ट। हर माँ चाहती कि मेरा बच्चा बेस्ट हो, बेस्ट के नीचे तो कोई सेटल ही नहीं होना चाहती। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि यस, मेरा बच्चा है तो बेस्ट ही होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन इसको करेंगे कैसे? फ्री में तो होगा नहीं, देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ।
ये बात तो आप जान के रखिए कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ देना पड़ेगा। तो अगर एक सर्वगुण संपन्न दिव्य स्वस्थ शिशु की मां बनना चाहती हैं, जिसमें सारी क्वालिटीज हो, सब कलाएं हो, सब कुछ हो, बेस्ट हो, सुपर बेस्ट हो, तो फिर आपको भी सुपर बेस्ट मॉम बनना पड़ेगा। आप हल्की फुल्की मॉम होंगी और आप चाहेंगी बच्चा मेरा सुपर बेस्ट हो जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिव्य मां के गर्भ से ही एक दिव्य शिशु की उत्पत्ति होती है। तो अगर दिव्य शिशु चाहिए तो मां को भी स्वयं दिव्य बनना पड़ेगा, या इस दिव्यता के रास्ते पे, उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। हम कुछ ना करें और चाहे बस रेडीमेड पैकेज हमारे वूम में बस ऐसे ही आ जाए, गुली गुली गू, बस छू मंतर, नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान के उस कॉन्सेप्ट में छू मंतर नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सिंपल कर्मों का हिसाब किताब है। आप कैसी मेहनत करते हो, आप कैसे कर्म करते हो, वैसी ब्लेसिंग आपको मिलती है। तो अगर बच्चे की प्राप्ति करने के लिए आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है, आप में खुद में दिव्यता आ रही है, तो नो डाउट आपका बच्चा भी बहुत दिव्य होने वाला है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे अभी किए, ये सबका सिर्फ एक ही आंसर है, और वो है गर्भ संस्कार। भाई स्वस्थ बच्चा चाहिए, बेस्ट बच्चा चाहिए, सर्वगुण संपन्न बच्चा चाहिए, दिव्य बच्चा चाहिए, जैसा भी चाहिए, उसका सबका आंसर है गर्भ संस्कार। क्यों गर्भ संस्कार? क्योंकि गर्भ में क्या हो रहा है, एक बीज आ रहा है, और वो बीज एक बच्चे का रूप ले रहा है। तो पूज्य परम प्रमुख स्वामी महाराज जी ने कहा है, अ सीड कैन बी रेक्टिफाइड, नॉट अ ट्री। एक बीज जो है उस पर आप कुछ कार्य कर सकते हो, आप बीज का म्यूटेशन कर सकते हो, बीज की क्वालिटीज को एनहांस कर सकते हो, एक अच्छे बीज का चयन कर सकते हो। लेकिन एक बार जो बीज आपने धरती के गर्भ में डाल दिया, धरती माँ को सौंप दिया, उसके बाद उस बीज के अनुकूल ही आपको फल प्राप्त होगा। अब नेचुरली उस बीज का पोषण कैसा हो रहा है, उसमें खाद्य कैसा डाला जा रहा है, उसको बराबर पानी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको बराबर सनलाइट, सूर्य की किरण मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सारे फैक्टर्स तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जैसे हमारे गर्भ में शिशु आता है तो 9 महीने कैसे ही उसकी नर्चरिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा पैदा होता है। लेकिन ये सारे कार्य कब हो जाते हैं? उस फल लगने के पहले हो जाते हैं, उस बच्चे के बर्थ के पहले हो जाते हैं। आप चाहोगे कि फल पेड़ पे आ गया, उसके बाद बोलो कि ना ना ना, मुझे तो संतरे नहीं पसंद है, मुझे तो आम पसंद है, तब वो संतरा आम नहीं बन सकता। या आम ही हो तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे तो हापुस आम पसंद नहीं है, मुझे तो दशहरी पसंद है, तो वो आम भी अपनी क्वालिटी को नहीं बदल सकता। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, ये जो आम है इसमें है ना टेस्ट वैसा नहीं है, मुझे तो थोड़ा और मीठे टेस्ट का चाहिए, थोड़ा और रसीला चाहिए, और थोड़ा जूसी चाहिए, तो वो भी नहीं हो सकता। वो तो जैसा बीज डला, जैसे उस बीज की सेवा हुई, उसका केयर हुआ, उस हिसाब से वो पेड़ पे फल लग गए। अब आपको जो फल लगा है उसी को एंजॉय करना है। मैक्सिमम एट बेस्ट आप क्या कर सकते हो, वो पेड़ की कटाई छटाई कर सकते हो। भाई बच्चा बॉर्न हो गया तो उसके बर्थ होने के बाद में आप कटाई छटाई कर सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो बच्चा जो आत्मा को लेके आया है, जिस आत्मा का जन्म हुआ है, वो अपने जो गुणों को लेके जन्म हुआ है, वो गुणों को आप बदल नहीं सकते। वो गुणों में एनहांसमेंट ला सकते हो, उसको बेटर बना सकते हो, लेकिन आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्योंकि एक मां का गर्भ जो है वो किसकी तरह है, वो एक कुम्हार की तरह, पॉटर की तरह है। जैसे कुम्हार होता है, एक पॉटर होता है, वो क्या करता है, जैसा शेप चाहिए वो वैसा शेप दे सकता है। भाई सुराही चाहिए तो सुराही का शेप, लोटा चाहिए तो लोटे का शेप, जैसा शेप चाहिए वैसा शेप वो दे देता है। लेकिन एक बार उसने शेप दे दी और वो जो पात्र है वो पक्का हो गया, उसके बाद आप उस पात्र के शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना होगा तो आपको उसको तोड़ना ही पड़ेगा।
आप उसे और चेंज नहीं कर सकते। सिमिलरली माँ के गर्भ में जो बच्चा आ रहा है और आया है, जब तक उसका जन्म नहीं हुआ है, आप जैसा शेप देना चाहें वैसा शेप आप उसे दे सकते हैं। जो जो गुण उसके अंदर डालना चाहें वो गुण आप उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एक बार वो बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद आप सिर्फ उसको डेकोरेट कर सकते हो। भाई वो पात्र बन गया है तो उसको पेंट कर सकते हैं, उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ हम कांच वांच लगा दिए, कुछ और कुछ सुंदरता की कोई चीजें कर दिए, उसको सुंदर कर दिया और प्रेजेंटेबल बना दिए। लेकिन उसका शेप अगर लोटे का है तो लोटा ही रहेगा, सुराही का है तो सुराही रहेगी, मटका है तो मटका ही रहेगा। जैसा शेप है वो वैसा ही रहेगा, खाली उसमें एनहांसमेंट हो सकता है, ब्यूटिफिकेशन हो सकती है। तो बच्चा जब बॉर्न हो जाता है उसके बाद मैक्सिमम टाइम माँ बाप जो है उसके बाद देते हैं, और स्पेशली कब देते हैं, जब बच्चा 3 साल 5 साल का हो जाता है। उसके पहले भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि तब एडमिशन का टाइम हो जाता है, स्कूल में एडमिशन करानी है, एडमिशन टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, आजकल तो बच्चों के साथ माँ बाप के भी इंटरव्यू होते हैं, इतनी चीजें करनी है, पास करना है सारे एग्जाम। तो भाई फिर हम लगते हैं बच्चे के पीछे कि भाई उससे क्या आता है, क्या नहीं आता है, कैसी क्वालिटीज है, नहीं है, तब हम उसको निखारने में लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे के पैदा होने के 1000 घंटे तक, यानी 3 साल तक, उसका बचा खुचा जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद ना के बराबर कोई चीज हो सकती है। और हम जितनी भी माताएं हैं वो अनफॉर्चुनेटली उल्टा काम करते हैं। जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, सारा समय हम उस समय लगाने की कोशिश करते हैं जब बच्चा 3 साल के ऊपर का है। पूरा जीवन उसके पीछे पड़े रहते हैं, मटके को लोटा बनाना चाहते हैं, लोटे को सुराही बनाना चाहते हैं, बस लगे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो पाता है सिवाय दुख के। लेकिन जब हम कर सकते थे उस समय हम एक हनीमून फेज में रहते हैं, उसे आजकल कहा जाता है बेबी मून। भाई इंजॉय करना है, भाई हम प्रेग्नेंट है, हमें तो इंजॉय करना है, हमें पैम्पर होना है, हमारी क्रेविंग्स है, राइट, हम ये सारी चीजों में लगे रहते हैं। तो जैसा कि स्वामी जी ने कहा, अ सीड कैन बी रेक्टिफाइड नॉट अ ट्री। आपको जो भी कार्य करने हैं वो उस बीज पर करिए जिसका आप आह्वान कर रही हैं, जिसको आप आह्वान करके अपने गर्भ में लेके आई हैं। जो भी करना है उस बीज पर करिए, वो पेड़ पर नहीं, क्योंकि बीज का रेक्टिफिकेशन हो सकता है, बीज का सुधार हो सकता है, पेड़ का फल का सुधार नहीं हो सकता। खाली कटाई छटाई हो सकती है, सुधार नहीं हो सकता। सो माँ का जो गर्भ है वो क्या है? वो एक दिव्य स्कूल है, एक पाठशाला है, एक प्रयोगशाला है हमारे अजन्मे बच्चे का। वो सिर्फ एक वूम नहीं है कि भाई उस वूम के अंदर में भाई बच्चे को पोषण मिल रहा है और बच्चा बड़ा हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, बट उसका चतुर्विध विकास हो रहा है, सिर्फ फिजिकल नहीं। हम सिर्फ फिजिकल पे फोकस करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते सब कुछ ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या बताएगा, हाँ भाई जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से उसको जितना इंच बढ़ना चाहिए उतना इंच बढ़ा है, जितना वजन बढ़ना चाहिए उतना वजन बढ़ा है, जो जो फैक्टर्स दिखने चाहिए वो सब फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो हाँ भाई ठीक है। लेकिन वो फिजिकल ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारी ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, वो सब का क्या, वो सबका पूरा जो कंट्रोल है वो रिमोट कंट्रोल माँ के हाथ में होता है। और माँ के पास ऐसी ताकत है कि वो 90 साल का, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी 90 साल का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का, कितने पीढ़ियों का कार्य वो सिर्फ 9 महीने में करती है। क्योंकि एक अच्छा शिशु अगर हमारे गर्भ से जन्म लेता है तो वो इस पीढ़ी को भी नहीं, आने वाली कितनी पीढ़ियों को सुधार देता है। तो 9 महीने में वो 90 साल का और पता नहीं कितने जन्मों का, कितनी पीढ़ियों का वो एक कार्य कर रही हैं। तो ये जो 9 महीने का पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको सबसे ज्यादा इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स क्या हैं? बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन हर समय हर इंसान को लगता है भाई फायदा क्या है, व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए क्या फायदा है इसमें। तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट
happens in the womb. बच्चे का 80% जो ब्रेन है वो गर्भ में क्रिएटेड होता है, बाकी 10 से 15% उसके पहले 3 साल में हो जाता है, और फिर पूरे जीवन में बचा कुछ 1-8% होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये 80% की तो पूरी गारंटी है, बाकी की 10 to 15% की भी कुछ हद तक गारंटी है, लेकिन उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। ये 80% पूरा आपके कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में है, फुल। क्योंकि जब बच्चा आपके गर्भ में है तो आप और बच्चे दो नहीं है, आप और बच्चे एक हैं, इकाई, वन, यूनिफिकेशन, अद्वैत, यूनिफाइड है आप और आपका बच्चा। आप जो सोच रही हैं, जो फील कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, जो खा रही हैं, जो कार्य कर रही हैं, वो सिर्फ आप अकेली नहीं कर रही हैं, आपके साथ आपका बच्चा टोटली इंटीग्रेटेड होके, यूनिफाइड होके कर रहा है। तो सोचिए आपका कंट्रोल कितना स्ट्रांग है आपके बच्चे के ऊपर में। तो 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस इन द वूम। हर मिनट आपका जो फीटस है वो 2.5 लाख न्यूरॉन को पैदा कर रहा है। न्यूरॉन क्या, ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं। तो 2.5 लाख न्यूरॉन हर मिनट पैदा हो रहे हैं। तो सोचिए अगर आपने कुछ मिनट तक या कुछ घंटों तक गुस्सा कर लिया, दुख कर लिया, कोई स्ट्रेस ले लिया, कुछ नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच ले आई आप अपने दिमाग में, तो आप अपने बच्चे के कितने ग्रोथ को हैम्पर कर रही हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। 2.5 लाख न्यूरॉन हर मिनट आपके बच्चे के क्रिएट हो रहे हैं। और कब से क्रिएट हो रहे हैं? 16वें दिन ऑफ कंसेप्शन। जब तक मां को पता भी नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कब प्रेगनेंसी का पता चलता है? जब 1 महीना पूरा हो जाता है, जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, वो मिस होती है, तब माओ को पता चलता है कि अरे साइकिल मिस हो गई। टेस्ट करते हैं तो पता चलता है हम प्रेग्नेंट हैं, तब हम 2nd मंथ में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है? 16वें दिन से, 16th डे ऑफ कंसेप्शन। जब आपको ज्ञान भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट है, तब से आपके बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। और आप अपने बच्चे का PQ, IQ, EQ और SQ, PQ मतलब फिजिकल कोशेंट, आपका बच्चा कितना हेल्दी होगा, उसके ऑर्गन्स कैसे डेवलप होंगे, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, स्किन कैसा होगा, आईज कैसे होंगे, हेयर कैसे होंगे, दिखेगा कैसे, डिंपल्स होंगे नहीं होंगे, आंखें किस कलर की होगी, नाक किस शेप का होगा, स्माइल कैसी होगी, ये सब फिजिकल कोशेंट। हेल्दी कैसा होगा, इम्यूनिटी कैसे होगी उसकी, ये सब आता है उसका फिजिकल कोशेंट। आप उसके फिजिकल कोशेंट को डेवलप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन मतलब ब्रेन से रिलेटेड, तो उसके लॉजिकल स्किल्स कैसे होंगे, उसके म्यूजिकल स्किल्स कैसे होंगे, उसके लैंग्वेज स्किल्स कैसे होंगे, उसके विजुअल स्किल्स कैसे होंगे, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये सब, ये जो है म्यूजिकल स्किल्स, विजुअल स्किल्स, किनेस्थेटिक स्किल्स, ये सारे जो स्किल्स हैं ये सब आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल कोशेंट में। आपके ब्रेन से जो डेवलप हो रहा है, जो आप स्किल्स लेती हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छा अगर म्यूजिकल स्किल्स देना चाहती हैं तो जब वो गर्भ में है तो म्यूजिक के प्रति आप रुझान पैदा कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छा हो तो लैंग्वेज के प्रति रुझान पैदा कीजिए, उसके पढ़िए, उसको चिंतन करिए, उस और ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कीजिए। आप चाहती हैं आपके बच्चे का लॉजिकल स्किल्स अच्छा हो तो आप फिर कुछ चेस खेलिए, पजल सॉल्व कीजिए, लॉजिकल, जो आपके ब्रेन की लॉजिकल पार्ट्स को डेवलप करे, क्योंकि आपका जितना डेवलप होगा उतना ही आपके बच्चे का डेवलप होगा, बिकॉज दोनों जो है वो एकाकार है। तो IQ स्किल्स, EQ स्किल्स, इमोशनल कोशेंट, इंटरपर्सनल, कैसा रिश्ता एक दूसरे के साथ, इंट्रापर्सनल, मेरे खुद के साथ क्या रिश्ता, क्योंकि आजकल क्या है, लोग बाकी सब चीजों में तो आगे जा रहे हैं लेकिन खुद के रिश्ते को खुद से भूल जा रहे हैं। पता नहीं कितना समय हम खुद को देते हैं, आजकल खुद को ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हो रहा है, वो चिंतन ही नहीं हो रही, वो मनन ही नहीं हो रहा है, हम इतने बिजी हो गए हैं। एक चेंज के
मोबाइल फोन ने हमारे पूरे जीवन को हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। एक सेकंड भी खाली है तो हम बस फोन लेके पता नहीं अनाप शनाप क्या देखना शुरू कर देते हैं। इतना समय ही नहीं निकालते कि हम खुद का चिंतन कर सके। तो कैसे डेवलप होगा हमारा ईक्यू स्किल्स, इमोशनल क्वोशंट? इमोशनल क्वोशंट है कि हम अपने इमोशंस को कितना समझते हैं, उसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, हम दूसरों के इमोशंस को कितना समझते हैं, हम उस पर कैसा प्रभाव डाल सकते हैं। और ये जो पूरा क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के साथ हमारा कैसा इमोशनल कनेक्ट है, हम किस तरह की सेवा कर रहे हैं इस ब्रह्मांड के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जमीन के लिए, वायु के लिए, जल के लिए। हर जगह पोल्यूशन है, हर जगह प्रॉब्लम है। अभी तो हम सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी इतना हो गया है, सॉइल पोल्यूशन हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? सब आता है हमारे इमोशनल क्वोशंट। और फिर आता है हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट। हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हम आए क्यों हैं इस धरती पर, हमारी आत्मा ने जन्म क्यों लिया है, यह शरीर क्यों धारण किया है, और ये शरीर धारण करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब है स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो हम अपने बच्चे का PQ फिजिकल क्वोशंट, IQ इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, EQ इमोशनल क्वोशंट और SQ स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये सारी चीजों को डेवलप करने में सक्षम है। हम ये सब डेवलप कर सकते हैं अपने गर्भ में। और साथ ही साथ गर्भ संस्कार क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है हमारे गर्भ का। आजकल ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है, मिसकैरेजेस, हेल्दी डेवलपमेंट। हर माँ को ये डर बना ही रहता है पूरे टाइम कि भाई मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। तो जो माँ गर्भ संस्कार को फॉलो करती हैं, उनके बच्चे को एक एक्स्ट्रा कवच का प्रोटेक्शन मिलता है। एक कवच की तरह उनका जो गर्भ है वो सुरक्षित रहता है, उसके चारों तरफ एक कवच की जो सुरक्षा चक्र है वो पूरी डेवलप हो जाती है। फिर डिजीजेस ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी कंट्रोल्ड। बहुत सारे बच्चे हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर लेके पैदा होते हैं, भाई उनके पूर्वजों से वो जो बीमारी है वो पास ऑन हुई है, जीन्स में वो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बोलते हैं भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है बिकॉज ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और सही बात है, एक बार पैदा हो जाए तो इलाज नहीं है, लेकिन गर्भ में पूरा इलाज है, क्योंकि गर्भ में माँ के पास वो ताकत है कि अपने बच्चे की कर्मों की निर्जरा कर सके। वो खुद की भी कर्मों की निर्जरा कर सकती है और बच्चों की तो होलसेल में कर सकती है, क्योंकि वो बच्चे का जो कर्म है वो प्रारब्ध से आगे बढ़ा नहीं है, वो वर्तमान कर्म में नहीं आया है, वो कन्वर्ट नहीं हुआ है कि बस उसे अभी ही भोगने की जरूरत है। वो सब प्रारब्ध के रूप में है, वो सब संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के रूप में इकट्ठा है। तो वो कर्मों को की निर्जरा करना बहुत आसान है। हम ध्यान, साधना, योग, सेवा, अच्छे संस्कारों के द्वारा हम वो कर्मों की निर्जरा बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जब आपका बच्चा आपके गर्भ में है, आप लिटरली होल सेल में उसके कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। वो जो कर्मों को लेके आपके गर्भ में आया है, लेकिन वो जो पैदा होगा उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा अगर ये 9 महीने के काल को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया हो तो। और हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही कर्मों के कारण। हम कुछ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ, हमारे स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे कुछ सक्सेस में कोई रुकावट आ रही है, हमारे रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सबका सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारे पाप कर्म। बोलते हैं पाप कर्म का उदय हो गया इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन अगर हम ये पाप कर्मों को ही अगर गर्भ में हम नष्ट कर दें तो क्या होगा? हमारे बच्चे का स्वास्थ्य मच बेटर होगा, उसके रिश्ते मच बेटर होंगे, उसकी इंटेलिजेंस बेटर होगी, उसके जीवन में कोई रुकावट ही नहीं आएगी, वो जो चाहेगा उसे प्राप्त करने में सक्षम होगा, उसके भाव शुद्ध होंगे। राइट? सो हम बहुत चीजों को हम गर्भ में कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ तो मैं सिर्फ डिजीजेस की बात लिखी हूँ, लेकिन सिर्फ डिजीज नहीं, जीवन में जो भी रुकावट उसके जीवन में आने वाली है, आप वो रुकावटों को उसको एक्सपीरियंस करने के पहले ही आप निर्जरा करा सकते हो जब वो आपके गर्भ में है।
and helps developing eternal bond between the mother and the unborn child. जब गर्भ में बच्चा है तो माँ के साथ एकाकार में है, और जब इस एकाकार की स्थिति को आप बहुत ब्यूटीफुली डेवलप करते हो, अपने बच्चे पे आप बहुत मेहनत करते हो, उसका बहुत केयर करते हो, उसे अच्छी अच्छी चीजें देते हो, जैसे एक बीज है, वो बीज धरती माँ के गर्भ में है, अब जब वो इस धरती माँ के गर्भ में है, उसे अच्छा खाद दिया जा रहा है, अच्छा जल दिया जा रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जा रहा है, तो क्या होगा, जो रूट्स डेवलप होंगे वो कैसे डेवलप होंगे, एकदम पक्के स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगे, वो बिल्कुल जकड़े हुए रहेंगे धरती माँ को, हिलेंगे ही नहीं, हल्के फुल्के नहीं होंगे, एकदम पक्के कड़क स्ट्रॉन्ग। तो वैसे ही जब एक माँ अच्छा पोषण करती है अपने बच्चे का गर्भ में, तो उसकी जो जड़ें पैदा होती हैं वो एकदम पक्की मजबूत होती है, जिसे दुनिया की कोई भी झंझावात, कोई भी आंधी तूफान गिरा नहीं सकता, वो पेड़ टिका रहता है। और वही जिस पेड़ का न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिला, उसे खाद बराबर नहीं मिला, पानी बराबर नहीं मिला, उसकी जड़ें उतनी मजबूत नहीं होती, हल्की सी आंधी आती है, आंधी का एक हवा का झोंका भी आता है तो भी वो पेड़ गिर जाता है, तो बच्चे का माँ से बॉन्ड नहीं होता। इतनी आजकल एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाहर की डिस्ट्रैक्शन को तो छोड़ ही दो, ये जो मैंने कहा ना छोटा 6 इंच का जो मोबाइल है, वही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। पूरी दुनिया जहान की सारी अंट की बातें वो आपके बच्चे को बता सकता है, और बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जब इतने डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं, उस समय जरूरत है कि वो बच्चे का उसकी माँ के साथ एक बहुत गहरा संबंध होना, कि भाई जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है दुनिया में, जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है दुनिया की, वो उस बच्चे को कहीं भी डिस्टर्ब ना कर सके, उसे पक्का रखे, एंकर्ड रखे, तो गर्भ संस्कार वो करने में सक्षम होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं गर्भ संस्कार के। और अगर माँ ये सबको फॉलो करती हैं तो वो अपने, बोलते ना, सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु जैसी परिकल्पना उन्होंने की थी, उससे कई ज्यादा वो इस संसार को वो गिफ्ट करती हैं। वो एक दिव्य शिशु को, इस एक दिव्य आत्मा को वो लेके आती हैं संसार में, और इस संसार का कल्याण करवाती हैं। नाउ थ्योरी ऑफ कर्मास। अब थ्योरी ऑफ कर्मास क्या है? आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चे का चयन कर रहे हो कि भाई मुझे तो भाई ऐसा ही बच्चा चाहिए, मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए जो एकदम साक्षात आदि प्रभु हो, महावीर स्वामी जैसा हो, जो कृष्ण भगवान जैसा हो, जो राम जी जैसा हो, या विवेकानंद जैसा हो? आप चूज करती हैं बच्चे को, आप उस आत्मा को चूज करके लेके आती हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं चूज करती हैं आत्मा को, आत्मा आपको चूज करता है। जब उस एस्ट्रल वर्ल्ड में, उस दिव्य लोक में वो आत्मा का समय आता है कि शरीर धारण करना है और इस धरती पे जाना है, तब वो आत्मा चयन करता है कि मुझे किस परिवार में जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है। और वो कैसे गर्भ का चयन करता है? वो उस गर्भ का चयन करता है जो उसकी जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में सपोर्ट करे, हेल्प करे। यानी अगर एक दिव्य शिशु है तो उसके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? दिव्यता ही तो होगी। और एक भोगी बच्चा होगा तो उसके जीवन का क्या उद्देश्य होगा? भोग करना, कि आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, शरीर बोध में रहेंगे और चले जाएंगे। और एक अगर दिव्य शिशु होगा तो वह आत्मबोध में रहेगा, सत्कर्मों में रहेगा, अच्छे अच्छे कार्य करेगा, दुनिया में भी आएगा तो दुनिया को बहुत कुछ दे के जाएगा। राइट? तो एक दिव्य शिशु को कैसा गर्भ चाहिए? एक दिव्य गर्भ चाहिए, दिव्य माँ का गर्भ चाहिए। और एक भोगी शिशु को एक भोगी माँ का गर्भ चाहिए, प्लेन एंड सिंपल। तो अगर आपको दिव्य शिशु चाहिए तो आपको अपना गर्भ कैसा बनाना होगा? दिव्य बनाना होगा। भोगी बच्चा चाहिए तो आपको अपना गर्भ कैसा बनाना होगा? भोगी बनाना होगा। भाई सेंस प्लेजर्स में लगे हैं, जब मन कर रहा है उठ रहे, भाई मॉर्निंग सिकनेस है, कैसे उठेंगे,
ये खाने की इच्छा हो रही है, वो खाने की इच्छा हो रही है, वो दिन भर भाई रिलैक्स करना है तो टीवी पे चैनल्स पे अलग अलग सीरियल आ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अंट शंट सास बहू पता नहीं क्या क्या, इतने नकारात्मक एनर्जी से भरी हुई सारी चीजें। तो अगर भोगी माँ है तो भोगी बच्चा है, दिव्य माँ है तो दिव्य बच्चा है। तो आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो कि अरे भाई मुझे तो दिव्य बच्चा चाहिए, मुझे तो साक्षात आदि प्रभु चाहिए, मुझे तो साक्षात कृष्ण भगवान चाहिए और मैं कृष्ण भगवान को ढूंढ के पकड़ के ला रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण भगवान खुद चूज कर रहे हैं माँ यशोदा को, माँ यशोदा नहीं चूज करी कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान खुद चूज कर रहे हैं माँ को। और कैसे चूज कर रहे हैं, कोई बोली नहीं लग रही है अरे मुझे ले लो मुझे ले लो, वो खुद देख रहे हैं भाई किसके गर्भ से वो दिव्यता निकल रही है, किसके गर्भ से वो एनर्जी निकल रही है जो एनर्जी मुझे चाहिए, और फिर वो उस गर्भ में आते हैं। राइट। सो द सोल सेलेक्ट्स यू, आत्मा आपका चयन करते हैं, आप आत्मा का चयन नहीं करती। और क्यों सेलेक्ट करती है, अपनी सोल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए। जो उद्देश्य लेके वो आत्मा इस धरती पर अवतरित होती है, उस उद्देश्य की पूर्ति जो गर्भ करा सकेगा वो उस गर्भ में जाएगी। और हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो बच्चा हमारे गर्भ में आया है वो कुछ उद्देश्य को लेके आया है, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हमारा कार्य है उसे सपोर्ट करना उसके उद्देश्यों की पूर्ति में, ताकि हमारा कार्मिक ट्रांजैक्शन क्लोज हो सके। कुछ लेन देन था, पेरेंट ने देना था, बच्चे ने लेना था, सिंपल सी बात है। तो ये लेन देन के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना था, कार्मिक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना था। तो कब कंप्लीट होगा, जब आप एज अ पेरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करोगे। हाँ, फिर बाद में जब बच्चा बड़ा होता है, जब उसका नंबर आता है, तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, बट हम उसमें नहीं जाते हैं अभी। अगर दिव्य बच्चा होगा तो जरूर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा, और भोगी होगा तो भोग में ही फंसा रहेगा। तो अगर आप गर्भ संस्कार का ध्यान देती हैं तो उस स्टेज पे भी चीजें बराबर हो जाती हैं। सब 3 स्टेजेस, 3 स्टेज क्या है ऑफ चाइल्ड केयर। सबसे पहले कंसेप्शन, गर्भाधान। इनफैक्ट मैं प्रेगनेंसी से भी ज्यादा वैल्यू देती हूँ गर्भाधान के स्टेज को। मेरे पास अगर कोई महिला आती है, प्रेग्नेंट होके आती है या कंसीव करना चाहती है, तो मुझे ज्यादा आनंद आता है जब वो कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि उस समय हम जादू कर सकते हैं। प्रेग्नेंट हो गई तो क्या हो गया भाई, आम के बीज ऑलरेडी आ गए, उसमें भी दशहरे आम के बीज ऑलरेडी आ गए। अब उसमें ज्यादा रस लाना है, उसमें ज्यादा मिठास लानी है, तो वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन बीज तो आ चुका है। हम बीज के कर्मों की निर्जरा करके बीज को जितना निखारना चाहे निखार सकते हैं, लेकिन बीज तब तक आ चुका होता है। लेकिन गर्भाधान के स्टेज में क्या हो रहा है, बीज का चयन भी हम करवा सकते हैं। कैसे, अपने अपने गर्भ में दिव्यता लाके, कि भाई अगर मुझे कृष्ण भगवान चाहिए, आदि प्रभु चाहिए, तो हम उस तरह की दिव्यता अपने गर्भ में लेके आए कि साक्षात कृष्ण भगवान, साक्षात राम भगवान, साक्षात आदि प्रभु, साक्षात महालक्ष्मी वो खुद बोले कि भाई ये गर्भ में मुझे जाना है। तो गर्भाधान का जो स्टेज है वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल, अगर मैं कोई स्टेज बोलूंगी तो गर्भाधान का स्टेज है। एंड उसमें भी मैं कहूंगी कि अगर 1 साल पहले से अगर आप अपनी मेहनत शुरू कर देते हो तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। कि भाई जो कपल है वो चाहते हैं कि भाई हमें अब बच्चा चाहिए, 1 साल बाद चाहिए, और 1 साल पहले से वो अगर अपने आप को एक सात्विक मार्ग में डाल देते हैं, अपने भोजन का, खान पीन पान का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपने सोच का, अपने भावों का, ये सब का एक कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, सेवा, संकीर्तन, साधना, स्वाध्याय, इस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, हमारे जितने भी धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत उच्च कोटि के हैं उसका पालन शुरू कर देते हैं, तो वो माँ का गर्भ जो है वो दिव्य बन जाता है, और उस दिव्य गर्भ में दिव्य शिशु ही आएगा। तो 1 साल पहले से तैयारी अगर करें तो वो दी बेस्ट होती है, और अगर 1 साल पहले से ना करें तो मिनिमम 3 महीने पहले, मिनिमम 3 महीने पहले करना जरूरी है, क्योंकि 3 महीने
लगते हैं एक अंडे और एक स्पर्म को विकसित होने में। तो जो आज मेरा एग और स्पर्म यूनाइट होके जो मेरे मेरे बच्चे का रूप धारण करने वाला है, उसकी उत्पत्ति कब हुई है? 3 महीने पहले। तो उसकी उत्पत्ति 3 महीने पहले जो हुई है, वो मैं 3 महीने तक अगर मैं एक सात्विक मार्ग में रहूंगी तो मेरे उस स्पर्म और मेरे उस एग का भी क्या होगा? संशोधन होगा। उसके जो कर्म है बेटर होंगे, सब चीजें बेटर होंगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। और फिर ये हाई क्वालिटी स्पर्म और एग जब यूनाइट करेंगे तो बच्चा कैसा क्वालिटी का होगा? सुपर हाई क्वालिटी का होगा। इसलिए 3 महीने पहले से तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मैक्सिमम केस में एक्सीडेंट। दुनिया में उतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने बच्चे पैदा करने में होते हैं। सब एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं। क्यों? वाई? प्लान क्यों नहीं कर सकते हो? जब पूरा जीवन अपना इतना प्लान्ड चलते हो, अपने जीवन के 25-30 साल तक की भी प्लानिंग आपने कर ली है, तो अपने बच्चे को क्यों नहीं प्लान पैदा कर सकते? तो कंसेप्शन। दूसरा प्रेगनेंसी, जैसा कि मैंने कहा, बीज जो आ गया है, उस बीज को जो स्वरूप देना चाहे हम, जो शेप देना चाहे हम दे सकते हैं। किस मिट्टी का बनेगा वो गर्भाधान स्टेज फाइनल करता है, लेकिन प्रेगनेंसी स्टेज में वो मिट्टी क्या शेप लेगी, वो शेप हम डिसाइड करते हैं, राइट? और फिर उसके बाद पेरेंटिंग, कि भाई एक बार वो शेप फिक्स हो गया, उसके बाद तो भाई उस शेप को हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पावर जो हमारा है वो कम होता जाता है। सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारा है गर्भाधान स्टेज में, फिर है प्रेगनेंसी के स्टेज में, और फिर है पेरेंटिंग के स्टेज में। पेरेंटिंग के स्टेज में सच्ची बोलो तो बहुत कम कंट्रोल है, और आज के बच्चों का तो कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर है। वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। आज मैं अगर मैं कहूं तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो आज की दुनिया में वो पेरेंटिंग से। भाई हमारी दादियां कहती थी भाई तुम लोग अपने 2 बच्चों को लेके इतने वो रहते हो, हमारे तो 10-10 हुआ करते थे। हमारी मम्मियां कहती हमारे तो 3-3 4-4 हुआ करते थे, कैसे तुम लोग बड़े हो गए, आज 1 या 2 में तुम लोग इतने वो हो जाते हो। तो भाई आज हमारी 1-2 नहीं है, 1-1 100-100 के बराबर है। इतने ताकतवर बच्चे हैं हमारे, इतने पावरफुल हैं, और उनको इतना इन्फ्लुएंस मिल रहा है। हमारे टाइम में क्या इन्फ्लुएंस था? कौन सा टीवी था, कौन सा मोबाइल था, क्या था? एक रामायण आता था, एक महाभारत आता था, उसको हम इकट्ठे होके सब देखते थे, पूरा हफ्ता वेट करते थे कि भाई वेडनेसडे को चित्रहार आएगा, संडे को रामायण महाभारत आएगी। हम पूरा पूरा वीक वेट करते थे। या तो हर सेकंड मोबाइल में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या पता क्या चल रहा है। कितनी चीजें मेरे बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रही है। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसी अगले सेकंड इतनी सारी इन्फ्लुएंसेस मेरे बच्चे पे आ रही है जो उसको भटका रही है। क्या पेरेंटिंग कंट्रोल, कहां से कंट्रोल, कितना कंट्रोल, कैसा कंट्रोल? तो अगर ये कंट्रोल आपको लाना है तो गर्भ संस्कार से ही लाना होगा। उस समय अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट कर लोगे तो फिर अभी भी आपकी बॉन्डिंग रहेगी। बच्चा कुछ भी करेगा आके आपको जरूर बताएगा, या कुछ भी करना चाहेगा तो सोचेगा भाई मम्मा ने मेरे को ऐसा बोला था क्या, नहीं बोला था तो छोड़ दो, फिर नहीं करता मैं। तो उसके वैसे संस्कार रहेंगे, बट आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है तो कहां से वो संस्कार रहेंगे? दुनिया जो बोलेगी वो वही मानेगा, आपकी बात क्यों मानेगा? तो पेरेंटिंग को भी अगर सक्सेसफुल बनाना है तो भी आपको प्रेगनेंसी स्टेज पर, गर्भ संस्कार स्टेज पे अपनी ग्रिप लानी होगी। नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं उनकी पेरेंटिंग तो बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट, बट बहुत इजी हो सकती है अगर आप उसको ध्यान से करें तो, राइट? बहुत इंटेलिजेंट है आज के बच्चे, इंटेलिजेंस इतनी हाई है, एनर्जी इतनी हाई है, दिशा, बस उनको दिशा देने की जरूरत है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन वो आपका मार्गदर्शन तभी सुनेंगे जब वो आपको वैल्यू करेंगे, जब आपके साथ उनकी बॉन्डिंग होगी। नहीं तो उनकी एनर्जी भटक जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, खो जाएगी, अलग रास्ते पे चली जाएगी। सो कंसेप्शन स्टेज बाय चॉइस और बाय चांस, एक्सीडेंट से हो कि वेल प्लानिंग से हो, कि भाई 1 साल पहले से हमने प्लानिंग की, 1 साल तक अपने आप को सात्विक मार्ग पे रखा, और फिर बच्चे को पैदा किया कि भाई अचानक से कैसे भी हो गया एक फिजिकल एक्ट के कारण। बच्चा एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बच्चा एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बच्चा उससे बहुत बड़ा है। बच्चा एक इमोशनल एक्ट है, बच्चा एक मेंटल एक्ट है, बच्चा एक स्पिरिचुअल एक्ट है।
इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमको सिर्फ इसको एक फिजिकल लेवल तक लिमिट नहीं करना है। जो बच्चे सिर्फ एक फिजिकल एक्ट से होते हैं वो शरीर बोध में रहते हैं, और जो बच्चे ये होलिस्टिक होते हैं जहां पे पी क्यू आई क्यू ई क्यू एस क्यू सबका सामंजस्य होता है, वो बच्चे आत्मबोध में जीते हैं। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बट हाईली इग्नोर्ड। रेयरली कोई इस गर्भाधान के स्टेज पे फोकस करता है, रेयरली। सिर्फ वही माताएं करती हैं जिनको थोड़ा कष्ट होता है बच्चे को पैदा करने में, अरे कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करे क्या करे, फिर हम 10 बातें बताते हैं तो उसमें एकदम पक्का फॉलो कर लेते हैं क्योंकि बच्चा पैदा करना है उनको। बट जिनके कोई फर्टिलिटी इश्यूज नहीं है वो तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। दिस इज अ सीड सिलेक्शन स्टेज। आपके गर्भ में जो आत्मा आ रही है उसका चयन होने का स्टेज है, तो इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है, बट हम नहीं दे पाते। What results we can achieve in the conception stage we can't achieve later, क्योंकि आप चयन कर रहे हो उस बीज का। संतरा चाहिए, आम चाहिए, चीकू चाहिए, नींबू चाहिए, जैसा चाहिए। राम जी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि कृष्ण भगवान जैसे बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक जो इतनी कलाओं से युक्त वैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए आपको, वो सब इसी स्टेज में डिसाइडेड होता है। पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर होलिस्टिक ग्रोथ टू अट्रैक्ट अ सिमिलर सोल। जैसी आत्मा चाहिए उस आत्मा के चयन के लिए आपको अपने आप को भी वैसा तैयार करना पड़ता है। द प्रोसेस शुड स्टार्ट मैक्सिमम 1 year एंड मिनिमम 3 months, maximum 1 year and minimum 3 months before the desired conception. The emotions of the couple at the time of conception also plays a very important role. बहुत important point है ये, बहुत important, क्योंकि जो कंसेप्शन का जो समय है सिर्फ वो एक शारीरिक क्रिया का समय नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट, नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्ट। सिर्फ अपने सेंस ऑर्गन्स को प्लेजर देने का समय नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है महाभारत। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए थे। और कैसे पैदा हुए थे वो? मां अंबिका और उनकी दासी के गर्भ से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए। तो जब मां अंबा और अंबिका को प्रेग्नेंट होना था तो वेद व्यास जी को बुलाया गया कि भाई आप दृष्टि से कुछ मैजिक कीजिए, और उस समय होती भी थी वैसी मैजिक, कि आप दृष्टि से कुछ मैजिक कीजिए ताकि इनका गर्भधारण हो जाए। तो फिर वेद व्यास जी जो थे उनका रूप जो था थोड़ा सा बहुत स्ट्रॉन्ग स्वरूप था, बहुत पावरफुल स्वरूप था। तो जब मां अंबा आई वेद व्यास जी के सामने तो वो क्या हुई, घबरा गई, डर गई, और डर के उन्होंने अपनी आंखें भींच ली, भय, आंखें पूरी बंद कर ली। तो उनके गर्भ से कौन पैदा हुआ? धृतराष्ट्र पैदा हुआ, जो अंधे थे, हर समय भय में जीते थे। और जितना भी उन्होंने गलत कार्य किया अपने भय के लिए ही किया। भय कि भाई मेरे बच्चे को राज्य नहीं मिलेगा, भय कि पांडु के बच्चे ये कर लेंगे, भय कि ऐसा क्या होगा वैसा क्या होगा। हर समय वो भय में जिए, और भय में जी के उन्होंने हमेशा एक क्या बोलते हैं ना, अंधकार वाला सारा डिसीजंस लिया। उनके कोई भी डिसीजन में प्रकाश नहीं था, हर डिसीजन में अंधकार था। क्यों? क्योंकि जब वो कंसीव हुए तो उनकी माँ ने अंधकार क्रिएट कर लिया था, आंखें बंद कर ली थी, तो उनके जीवन में हमेशा अंधकार रहा, उनके ज्ञान में भी और उनके फिजिकल लाइक उनके आईज मतलब आंख भी नहीं थी उनकी। फिर जब दूसरी माँ आई, माँ अंबिका, तो वो भी डर गई। तो लेकिन वो जब डर गई तो उनका शरीर जो है पूरा पीला पड़ गया, एकदम पेल हो गई, घबरा गई, पूरे इनके शरीर के कण कण में फियर आ गया, डर आ गया, एंजाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया, पूरी पीली पड़ गई। तो कौन बॉर्न हुए? पांडु बॉर्न हुए। और क्या रोग था उनको? पीले का रोग था, पांडु रोग था। लेकिन जब
माँ को पता चला कि भाई अंबा और अंबिका के साथ में ऐसा हुआ है, तब उन्होंने फिर दासी को भेजा। और वो जो दासी थी वो बिल्कुल स्ट्रांग थी, पावरफुल थी। तो उन्होंने वेद जी को बिल्कुल प्रॉपरली फेस किया, एक बैलेंस्ड माइंड के साथ फेस किया, एक सात्विक विचार के साथ फेस किया। डर, भय, एंजाइटी, स्ट्रेस इससे फेस नहीं किया, सात्विक भावों के साथ फेस किया। तो उनके गर्भ में कौन आए? विदुर आए, जिन्हें सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान कहा जाता है। एक्चुअली में पूरा जो राजपाट था धृतराष्ट्र का, वो वही चला रहे थे, वही अपना ज्ञान देके चलवाते थे। सो कितना इंपॉर्टेंट रोल है कंसेप्शन के टाइम का, कि वो जो कंसेप्शन का जो समय है, वो जो काल है, आप सिर्फ एक फिजिकल प्लेजर में लगे हो कि आप उसके बियॉन्ड एक आत्मा का आह्वान कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग आत्मा का आह्वान कर रहे हो। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि कैसी आत्मा उस समय आपके गर्भ में आएगी और आगे चल के वो कैसा कार्य करेगी। Some important questions. Why do you want to become a mother? आप मां बनना क्यों चाहती हैं? Just because भाई शादी हो गई, अब बच्चे होना जरूरी है, सबके बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हों, सिर्फ इसलिए मां बनना है? कि मुझे मां बनना है कि मैं एक जननी बनूं, एक दिव्य शिशु की, ताकि मैं संसार में दिव्यता ला सकूं? मेरी क्या सोच है मां बनने के पीछे? मैं क्यों बनना चाहती हूँ? किस कारण से बना? एक भेड़ चाल के कारण बनना चाहती हूँ कि सबके हैं तो मेरे भी हो? भाई मेरी जेठानी के भी हैं, मेरे ननद के भी हैं, मेरी भाभी के भी हैं, तो मेरे नहीं होंगे तो सब क्या बोलेंगे? फिर उससे ज्यादा लोग तो और आगे सोचने लग जाते हैं। फिर हमारे बाद में जो प्रॉपर्टी, अगर हमारे बच्चे नहीं होंगे तो फिर तो हमें तो, अरे भाई आप तो मरी चुके होगे, फिर बच्चे हो नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? बट लोग उस हद तक भी सोचते हैं कि भाई हमारी इतना बड़ा हमारा एम्पायर है, हमारा इंडस्ट्री है, हमारी इतनी सारी जायदाद है, हमारे बच्चे नहीं होंगे तो फिर कैसे, किसको मिलेगा? हमारा तो खत्म ही हो जाएगा, सब ये लोग ले जाएंगे, गबन कर लेंगे, ब्ला 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 ब्ला। तो वो सब सोच के करना मां बनना चाहती है कि आप मां बनना चाहती हैं एक श्रेष्ठ कृति को पैदा करने के लिए, एक दिव्यता को इस संसार में लाने के लिए। आप किस लिए मां बनना चाहती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस कारण से मां बनना चाहती हैं, आप अपने आप को वैसा ही बनाएंगी और वैसे ही भाव आप अपने बच्चे में डालेंगी। What are the qualities, physical, mental, emotional, social, spiritual, you want in your child? जैसा कि मैंने कहा, मोबाइल खरीदने जाते तो बिल्कुल क्लियर होता है, भाई इसका कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, इसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 4 फोटो लेते हैं मेमोरी फुल हो जाती है। भाई डुअल सिम होना चाहिए, भाई ऐसा कलर, ये वो, इतनी क्वालिटी, हमको क्लैरिटी होती है। भाई इस प्राइस रेंज का होना चाहिए, इस मॉडल का होना चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए, इतना कुछ सोचते हैं। बट बच्चे को पैदा करने के टाइम में से कुछ सोचते ही नहीं। फिजिकल क्या, मेंटल क्या, इमोशनल क्या, बस कुछ भी आ जाए, कुछ भी। भाई कोई दान दक्षिणा चल रही है क्या कि कुछ भी आ गया, भाई हाँ ठीक है ले लिया? नहीं भाई, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो बेस्ट क्रिएट करेंगे ना। फिर व्हाट प्राइस आर यू रेडी टू पे, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं उस मंत्र वंत्र, मतलब ऐसे फूक दिया, ये कर दिया, जादू कर दिया, वो सब कुछ नहीं होता। वो सब आपके कर्मों से होता है। कई बार लोग गर्भ संस्कार के नाम पर बोलते भाई अपने पेट पे ये बना लो, वो बना लो, नहीं अच्छी बात है, आप वो सब जब एक्ट कर रहे हो तो दीज आर गुड एक्ट, बट गर्भ संस्कार इज नॉट दैट। वो उसका एक पार्ट हो सकता है कि भाई क्योंकि आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप कुछ क्षण के लिए वो दिव्यता को अपने बच्चे में लेके आ रहे हो, कि भाई अगर आप अपने पेट पे अच्छा कुछ भगवान के अभिषेक का जल लगा रहे हो, गंधोदक लगा रहे हो, और फिर कुछ स्वास्तिक बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सब बहुत अच्छी चीजें हैं। क्योंकि वो जो समय में आप ये सारे कार्य करो, नेचुरली आप कुछ गलत सोच के साथ तो नहीं करोगे, अच्छी सोच के साथ करोगे तो अच्छी सोच जाएगी। बट इंपॉर्टेंट वो एक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपकी सोच है बिहाइंड दैट एक्ट। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इस सिर्फ, और कई बार तो होता है लोग चले जाते हैं भाई कुछ कर दीजिए जिससे मेरा अच्छा हो। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ आप हैं, ओनली यू योरसेल्फ एंड नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड। तो आपको अपने जीवन को एक सात्विक मार्ग में लेके आना पड़ेगा।
आपको ये सब नेगेटिव चीजों से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल करेक्शंस लानी होंगी, आपको सब कुछ अपने जीवन में परफेक्ट करना होगा, अच्छा करना होगा, ये प्राइस आपको पे करना होगा। सो आर यू रेडी टू पे द प्राइस? वो इंपॉर्टेंट है। आप करोगे कुछ नहीं, चाहोगे एकदम कि पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, भाई साक्षात कृष्ण भगवान आ जाए, नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप एक दिव्य शिशु को जन्म देना चाहती हैं तो आपको दिव्य मां बनना पड़ेगा, और वो दिव्य मां बनने के लिए आपको एक सात्विक मार्ग पे चलना पड़ेगा। और यही गर्भ संस्कार है। लोग पूछते हैं भाई क्या होता है गर्भ संस्कार, ऐसी क्या चीज है गर्भ संस्कार में, क्या मंत्र है, क्या ये है, क्या वो है? कुछ नहीं। गर्भ संस्कार सिर्फ और सिर्फ मां के खुद के संस्कार हैं। मां के खुद के जो संस्कार है वही गर्भ में जा रहे हैं और वही गर्भ संस्कार हो रहा है। तो मां अपने संस्कारों को अच्छा करे तो बच्चे को गर्भ में अच्छे संस्कार मिलते हैं, और वही बच्चे में आते हैं, और वही एक दिव्यता को इस संसार में लेके आते हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गर्भ संस्कार क्या है, हमने पहले इस बात को ही नहीं समझते थे। गर्भ संस्कार एक जिज्ञासा मेरे मन में आई है, आपने केवल माँ के बारे में बताया, पिता का क्या रोल होता है इसके अंदर? नहीं, पिता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्पेशली पिता का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है गर्भाधान की स्टेज पे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है कि वो स्पर्म और वो जो एग है वो दोनों का यूनिफिकेशन है। स्पर्म किस में है? पिता में है। एग किस में है? माता में है। तो वो जो गर्भाधान का स्टेज है, दोनों का जब यूनिफिकेशन हो रहा है तो दोनों अपनी क्वालिटीज लेके आ रही है, और उसके बाद माँ के गर्भ में वो प्लेसमेंट हो रहा है। तो जो मैंने 1 साल का जो बोला ना पीरियड, वो माता और पिता दोनों को करना चाहिए। लेकिन क्या है, कई बार इतना ज्यादा अगर हम बताना चाहें तो लोग फिर घबरा जाते हैं, भटक जाते हैं और एक दूसरे में लग जाते हैं। वो माएँ बोलेंगी भाई आपको करना चाहिए, वो पिता बोलेंगे भाई माँ को करना चाहिए। तो ओवरऑल में माँ का जो रोल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उसको पकड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरियसली अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी से मिल रही थी तो ब्लेम गेम ही चल रहा था कि भाई मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, वो कह रहे थे मेरी वाइफ ये नहीं करती। मैं बोली भाई आप सेपरेट हो और अब ये डिसाइड करो कि भाई आपको क्या करना है और आपको क्या करना है। इंडिपेंडेंटली आपको क्या करना है, वो क्या कर रही है उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपका स्पर्म है, आपका एग है, और दोनों का जब यूनिफिकेशन होता है तब वो चीज होती है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में पिता का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन माँ का जो रोल है वो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि जो गर्भ है वो माँ का गर्भ है, विचार माँ के हैं, लेकिन जो माँ के अंदर विचार आ रहे हैं ना उसका क्या कंट्रोल फादर बहुत करता है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में बोलते हैं अर्धनारीश्वर का संबंध है। अगर पति पत्नी को खुश रखता है तो उसका मन बहुत खुश रहता है। तो ये पूरे पीरियड में पति का ये रोल है कि वो अपनी वाइफ को खुश रखे, हैप्पी रखे, उसको उसके पास में कोई टेंशन नहीं आने दे। कुछ टेंशन आए तो पहले वो खड़ा हो जाए कि भाई मेरे से डील करो, इसके पास ना जाओ। अगर हस्बैंड ने वो कर लिया ना तो फिर अपने आप सब चीजें सॉल्व हो गई, क्योंकि विचार हस्बैंड के नहीं चलेंगे, विचार तो माँ के चलेंगे। बहुत शानदार बात बताई आपने। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, हैंड राइज कीजिए। आप हैंड राइज कीजिए तो मैं अनम्यूट ऑप्शन दूंगा आपको। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कोई हो तो आप हैंड राइज कीजिए। 2-3 मिनट का समय हम और लेंगे, समय तो वैसे हो चुका है। संगीता जी ने हैंड राइज किया है। संगीता जी जवाहर हैदराबाद से। जय श्री कृष्ण मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था मैम। मेरे को एक बात पूछना था, जो लेडीज आजकल जॉब करती है वो प्रेगनेंसी में स्पिरिचुअल पढ़ना करना वो तो कुछ कर नहीं पाती, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? देखिए अभी मैं 2-3 दिन पहले ही मैं एक महिला से मिली थी एंड आई वाज सो हैप्पी। वो मेरे से कनेक्टेड थी अपने गर्भाधान स्टेज से, और वो जॉब करी, फुल फ्लेजेड जॉब कर रही है वो। हाँ, और वो भी बॉम्बे जैसी सिटी में। बॉम्बे जैसी सिटी में
मतलब कितनी ज्यादा कमिटमेंट्स होती हैं। वो फुल फ्लेजेड जॉब करी थी, बट मैं शॉक थी क्योंकि वो खुद मुझे बता रही थी कि दीदी आपका वो फॉरगिवनेस वाला जो रात का मेडिटेशन है ना प्रेगनेंसी का, मैं वो करके ही सोती हूँ। मैं सुबह उठते हुए जो आपका 5 मिनट वाला ग्रेटिट्यूड है वो करती हूँ। वो प्रेगनेंसी का आपने चक्र का मेडिटेशन दिया था, 50 मिनट वाला भी और 5 मिनट वाला भी है। 50 मिनट रोज नहीं हो पाता दीदी मुझसे, लेकिन मैं 5 मिनट जरूर कर लेती हूँ। तो मैं ये सब करती हूँ। और फिर मैं कुछ करते करते जो भक्तामर के जो जितने श्लोक हैं अपने प्रेगनेंसी क्लस्टर के, मैं वो सब फटाफट मॉर्निंग में उठ के चैंटिंग कर लेती हूँ। और फिर मैं खाने के लिए अपना डब्बा घर से लेके जाती हूँ, वहां पे माइक्रोवेव में गर्म नहीं होने देती, वैसा खाती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ चाह वहां राह, जिसको करना है वो कर सकता है। और प्रेगनेंसी में क्या होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होता है हर जगह। जो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, उसके प्रति जो ऑफिस के लोग होते हैं वो एक अलग दृष्टि रखते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। अगर वो बोले कि भाई मैं 8 घंटे की जगह 7 घंटा काम करूंगी, तो कोई वो नहीं करता, उसको कोई प्रेशर नहीं देता उसके ऊपर ज्यादा। और अगर ऐसा माहौल है तो मैं तो सजेस्ट करूंगी फिर वहां पे काम ही मत करिए। अगर इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है आप उसका थोड़ा सा केयर कर रहे हो, तो फिर तो सही बात नहीं, देन दैट इज नॉट अ राइट प्लेस टू वर्क। तो लोग बिल्कुल, क्या बहुत केयर करते सुंदर। हैं। प्लस आजकल क्या वर्क फ्रॉम होम का बेस्ट ऑप्शन है। जैसे कुछ और बात हुई, वो और भी बहुत कुछ करना चाहती थी, उसका 3rd मंथ अभी कंप्लीट हो रहा था, तो फिर मैंने उसको सजेस्ट किया एक काम कर, छोड़ दे फिर। नहीं, जब तक पहले बात कर कि भाई हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या। वर्क फ्रॉम होम के आजकल इतने अमेजिंग ऑप्शन है कि भाई हम वीक में 3 दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, बाकी हम घर से कर लेंगे, या फिर हम हाफ डे करेंगे, बाकी हाफ डे में फुल्ली घर पे अवेलेबल हूँ, जो भी काम होगा बताइए, काम होने से मतलब है ना। यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम। तो क्या बहुत ऑप्शंस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, 1-1.5 साल में आप कहीं पीछे नहीं जाने वाले। मैंने भी छोड़ा है, अपनी दोनों प्रेगनेंसी में मैंने अपने काम को पूरा छोड़ दिया था। बिकॉज मैंने जो अपने लिए एक रूटीन बनाई थी वो रूटीन नहीं पॉसिबल थी काम के साथ, बिकॉज घंटे तो भी 24 ही है ना। 24 की जगह मेरे लिए 25 तो नहीं हो जाएंगे। अब उस 24 घंटे में मुझे प्रायोरिटाइज करना था। तो प्रायोरिटी में मुझे लगा मैंने बाकी चीजें जो प्लान की है वो बहुत ज्यादा है। और काम तो मैं अभी कर रही हूँ ना फुल फ्लेज में। बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, शाम को 4-5 बजे आते हैं। पूरे दिन समय ही समय मेरे पास करने को, जो करना चाहूं मैं। जी तो जी जी, मुझे सिर्फ उसी समय क्यों करना है। बहुत एक सुंदर। 1-1.5 साल हम 1-1.5 साल उसको आगे पीछे कर दे। बट हाँ, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वुमेन होती है, कई बार क्या होता है वुमेन छोड़ देती है और हमेशा के लिए छूट जाता है, वो एकदम गलत है। आपको उस पीरियड में अपना जो फील्ड में, अगर एचआर के फील्ड में, अगर जो फील्ड में, उसमें अपना ज्ञान बढ़ाते जाइए, फील्ड से डिस्कनेक्ट मत होइए। और मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए कि भाई बच्चा जब मेरा 6 महीने का होगा या साल भर का होगा, या जिस दिन से स्कूल जाने लगेगा, उस दिन से आई विल गेट बैक टू वर्क। ये चीज क्लियर रखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी वुमेन से मैं मिलती हूँ कि वो छोड़ देती है ना, तो जीवन भर के लिए छोड़ देती है, और वो दुख उनके मन में हमेशा रह जाता है। हमें कोई काम दुख के साथ नहीं करना है। हमें कोई काम दुख के साथ नहीं करना है। मैं देखती हूँ उनके मन में कहीं ना कहीं पेन रहता है कि क्या करूं, कंसीव किया था तब छोड़ दिया, बस छूट गया। भाई नहीं, फिर आपके पास तो ऑप्शन बिल्कुल, नहीं है ना बहुत करने का, आपने सुंदर क्यों नहीं किया। सोनल जी। देखिए, आपने जो कहा भी प्रसन्न रहना, 24 घंटे खुश रहो, तो आप यस, काम करते हुए भी खुश रह सकते हो, और यस, घर में रहते हुए भी आप यस, अगर प्रसन्न नहीं रहते हो तो घर में रहने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आप जॉब कंटिन्यू कर रही हैं, उससे आपको मजा आ रहा है, बट साथ में आप ये चीजें भी कर पा रही है, तो वैसे करिए। इट्स योर पर्सनल। जैसे मुझे लगा कि नहीं, मैं ज्यादा संसार में जा रही हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ तो मैं और फोकस होके कर पा रही हूँ, तो मैं बहुत काम करती थी, सब छोड़ दिया मैंने। और जितना छोड़ा उससे ज्यादा अब मैं पा ली, उससे ज्यादा मैं अब कर पा रही हूँ। तो ये तो पर्सनल चॉइस है। आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए उस क्षण, उस मोमेंट क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे खुशी देता है। क्योंकि माँ को हमेशा खुश रहना है, सत्य चित्त आनंद, इसके अलावा और कोई अवस्था ही नहीं है जिसमें माँ रह सके। जी उसको बिल्कुल, अलाउड इन बहुत एक्चुअल सुंदर, में, टू बी बहुत ऑनेस्ट, सुंदर मैं आज अपना चर्चा। पूरा सेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इसके आगे ये सब मैं कवर करने वाली थी कि क्या भाव होने चाहिए, कैसा होना चाहिए। बट वो इस शॉर्ट में बता दी, सत्य चित्त आनंद इज द ओनली स्टेट जिसमें माँ को रहना है। अब वो अगर आपको जॉब करते मिलता है तो जॉब करके पाइए, जॉब छोड़ के घर रह के मिलता है तो घर पे। बट कंडीशन ऐसे, वो जैसे मैं उस वुमेन का जो एग्जांपल दे रही थी, मैं उससे पूछी अगर तुम घर में रह के खुश है तो छोड़ दो, काम नहीं करना, और अगर लगता नहीं मुझे जॉब करना है तो फिर जॉब करो। इट्स योर चॉइस। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। यस, हैंड राइज कीजिए प्लीज। अर्चना जी कुछ पूछना चाहती है क्या? नहीं, चलिए।
तो बहुत सुंदर चर्चा चली। आखिरी के जो कुछ मिनट चर्चा सत्र भी हमारा बहुत शानदार रहा और बहुत कुछ हमने नई बातें आज जानी। तो सोनल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। सोनल जी आपके बहुत बहुत आभारी है। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र चला आज, बहुत ही अच्छी बातें हमने जानी। तो सबसे निवेदन रहेगा कि आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो इसके वीडियो जब हमारे चैनल पे आ जाए वो वीडियो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अपने परिजनों को भी जो बात आपने जानी अपने परिजनों को बता पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।